जय हिंद दोस्त। मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। उम्मीद करूँगा आप लोग स्वस्थ और जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे और अपने पेपरों की तैयारी जमकर कर रहे होंगे, विस्तार से लगे होंगे। किसकी तैयारी भैया? एसएससी जीडी और यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 24-25 के लिए। भैया आप लोगों के दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा, प्रश्न क्या होगा कि भैया यूपी पुलिस जो है वो कब तक आने वाला है, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम कब तक होने वाला है। तो भैया एक उम्मीद लगाई जा रही है कि यूपी पुलिस री एग्ज़ाम आपका अगस्त तक करवा दिया जाएगा। क्या कहते हैं भैया? अगस्त तक करवा दिया जाएगा, संभावना यहाँ तक बढ़ रही है। अभी कोई फाइनल डेट नहीं आई कि इस डेट तक करवा दिया जाएगा, पर एक अंदाज़ा लगा के हम लोग चल रहे हैं कि अगस्त तक इसका एग्ज़ाम करवा दिया जाएगा। अगर अगस्त तक करवा दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है ब्रो भाई। बढ़िया क्यों है? क्योंकि आपका समय बहुत निकलता जा रहा है, समय बहुत कम है और उम्मीदें बहुत ज़्यादा। दोस्त मैं तो यही उम्मीद करूँगा, सबसे यही कहूँगा कि अपने पढ़ाई में कोई कमी मत छोड़े, पढ़ाई में लगे रहें, विस्तार से लगे रहें, दिन रात लगे रहें, मेहनत पूरी करें। क्या भरोसा कब एग्ज़ाम आ जाए। एग्ज़ाम के लिए तैयार आपको अभी रहना पड़ेगा, बाद में आप तैयार नहीं हो पाओगे। मैं इतना उम्मीद से कहता हूँ, आप लोग तैयारी अभी करोगे तब आप लोग एक अच्छे मुकाम पर पहुँच पाओगे। ओके, तो उम्मीद करूँगा आप लोग लगे रहेंगे और तैयारी में कोई ढिलाई नहीं देंगे, कोई लापरवाही नहीं बरतेंगे। अगर लापरवाही आप बरतोगे तो भैया किसी और के साथ नहीं, अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हो आप लोग। ओके, क्योंकि उम्मीद आपकी है, पढ़ाई आपको करनी है, सपना आपका है, माँ बाप को कुछ देना है तो आपको ही देना होगा। देना क्या है? अच्छा घर, अच्छे परिवार से संबंध रखते हो तो अच्छा उनको जिम्मेदारी आपकी बनती है कि फैमिली आपकी अच्छे से रहे, अच्छा घर, सब कुछ उनको अच्छी चीज़ देनी होगी। एक बोलते ना कि लोगों के सामने जब आपके माता पिता आप भी जाते होंगे तो लोग क्या कहते होंगे? आपका बच्चा क्या कर रहा है? माता पिता के अंदर तैयारी कर रहा है। तो बहुत से लोग कहते हैं बड़े दिन से तैयारी कर रहा है आपका लड़का। तो भाई साहब, अब आपके माता पिता को एक जवाब मिलना चाहिए। जो लोग उन कहते हैं ना कि क्या कर रहा है, तो आपका माता पिता उनको जवाब दे सके कि मेरा बेटा लग चुका है। किस में लग चुका है? तो आपके माँ बाप कहेंगे ये यूपी पुलिस, एसएससी जीडी और भी अन्य एग्ज़ाम में लग चुका है। तो आपके माँ बाप के पास एक जवाब होना चाहिए उन्हें देने के लिए। तो वो आप कब दोगे उनको? तो वो आप साकार करोगे उनका सपना। तो बस आप लोग इसी उम्मीद के साथ लगे रहिए और डटे रहिए पढ़ाई में रोज़ाना एक अच्छी डेडिकेशन के साथ। भाई अगर किसी दिन मन ना करे पढ़ाई करने का तो एक बार अपने माँ बाप के चेहरे की तरफ देख लेना कि उतनी उनकी उम्मीद लगी है आप लोगों से। आप पूरे घर के चिराग हो। अगर आप 5 भाई हो या 4 भाई हो, कुछ भी हो, या आप सिंगल हो, तो समझ जाओ कि आपको तो अपने घर की चिराग हो, आपको ही अपना घर चमकाना होगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। हर व्यक्ति कहता है कि मैं आपके साथ हूँ, पर साथ कोई नहीं होता, साथ अपने आप को ही आपको चलना पड़ता है। आप खुद के साथ हो तो सब कुछ आपके साथ है, वरना कोई आपके साथ नहीं है। उम्मीद करूँगा समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक हम लोग कल कवर कर चुके थे, क्या? बिंदुसार। कल हमने टॉपिक कवर किया था बिंदुसार। आज हम टॉपिक कौन सा कवर करेंगे? आज हम टॉपिक कवर करेंगे अशोक को, क्योंकि अशोक वो व्यक्ति है जिसको हम लोग महान कहते हैं, पर मैं तो नहीं मानता महान था। हाँ, कुछ लोगों की तरफ से महान है, कुछ लोगों की तरफ से ना भी महान है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को हम लोग महान नहीं कह सकते जिसने क्या किया, अपने 99 भाइयों की गद्दी के लिए हत्या कर देता है। उसे मैं तो महान नहीं कहता। आप लोग क्या सोचते हो मुझे नहीं पता, पर मेरे हिसाब से महान नहीं है। उसने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जो, हाँ, भारत के लिए थोड़े अच्छे कार्य हो सकते हैं, भारत के इतिहास को जानने के लिए कुछ अच्छे कार्य हो सकते हैं। जैसे ही बात करें, उसने कुछ अभिलेख लिखवाए, अशोक, जिसे हम अशोक के अभिलेख के नाम से जानते हैं। उसने कुछ अभिलेख लिखवाए जो आज भी अभी वर्तमान में भी मौजूद हैं। अगर आप लोगों को देखने तो आप लोग देख सकते हो। मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ के, जैसे दिल्ली टोपरा अभिलेख हो गया, या बहुत सारे अभिलेख हैं। तो उन सारे अभिलेख के बारे में हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। अशोक के ऊपर भाई 2 वीडियो बनेंगी, पहले बता देता हूँ। अशोक के ऊपर 2 वीडियो बनेंगी। दोनों वीडियो में अशोक को आपको टोटली अशोक कवर करवा दिया जाएगा। फिर आपको कहीं से भी अशोक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। बस यहीं से एक बार अशोक कवर कर लो और किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठ जाना, वनडे एग्ज़ाम में, किसी भी वनडे एग्ज़ाम में बैठ जाना आप लोग, अशोक आपका चैप्टर वो कवर हो जाएगा। या कहें तो पूरा मौर्य वंश आपका यहाँ से कवर होने वाला है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अशोक की ओर। सब लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास भेज दीजिए, जिससे क्या रहता है कि आपके दोस्तों के पास भी एक वीडियो पहुंच जाती है, अच्छी वीडियो पहुंच जाती है। ओके, क्या कहेंगे? शासक कौन सा है? मौर्य वंश का है। जिसका नाम क्या है? आप कहेंगे अशोक। अशोक। बात करें भाई साहब अशोक के शासनकाल, तो भाई साहब बात आती है अशोक के शासनकाल में। तो अशोक का शासनकाल जो हम लोग मानते हैं वो कब से मानते हैं? 269 बीसी से लेके 232 बीसी तक। कब से कब तक चला है? 269 से लेकर 232 बीसी तक इसने शासन किया है।
क्या बोलेंगे 269 टू 232। कब से कब तक 269 टू 232। कब तक BC, बिफोर क्राइस्ट। ओके, बिफोर क्राइस्ट तक इसने शासनकाल किया है। इसके शासनकाल में क्या क्या चीज़ हुई वो लोग हम लोग विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अशोक के जो है अन्य नाम। अन्य नाम क्या कहेंगे, अशोक के अन्य, क्योंकि अशोक को हम और किन किन नामों से जान सकते हैं। तो जैसे कि बात करें, एक नाम आता है जिसमें क्या कहते हैं, क्या कहते हैं प्रियदर्शी। क्या कहते हैं, देवनाम प्रियदर्शी। एक तो प्रियदर्शी भी कहते हैं देवनाम प्रियदर्शी। देवनाम प्रियदर्शी थी, ये एक नाम आता है। और दूसरा नाम क्या आता है, प्रियदर्शी। क्या कहेंगे, प्रियदर्शी। एक नाम आता है देवनाम प्रियदर्शी और एक नाम आता है प्रियदर्शी। ये दोनों नाम अलग अलग जगह से लिए गए। तो यहाँ तक ये हो गया। अब इनके माता के नाम भी जान लेते हैं, यहीं पे जान लेते हैं माता का नाम। ओके, माता क्या थी, माता का नाम क्या था, माता का नाम कहते थे सुभद्री। क्या कहेंगे, सुभद्री, सुभद्रिनी। क्या कहेंगे, सुभद्रिनी इनका माता का नाम था। ओके, माता का नाम सुभद्रिनी, पिता का नाम बिंदुसार। ओके, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बिंदुसार ने बहुत सारी शादी की थी, पर एक दो शादी जो थी वो इम्पोर्टेंट थी। ओके, जिनमें से एक का पुत्र का नाम क्या है, जिनमें से एक माता थी जो कि अशोक है, अशोक की माता सुभद्री थी। ओके, तो आप लोग क्लियर रखिए, अशोक की माता सुभद्री। ओके, पिता तो आप लोग जानते ही बिंदुसार था पिता। कितने भाई थे, 99 भाई थे। इसके ऊपर एक बात आती है कि अशोक ने क्या किया, अशोक ने गद्दी के लिए क्या किया, एक यहीं पे लिख लो थोड़ा सा बना के। क्या कहेंगे, अशोक ने गद्दी के लिए क्या किया, गद्दी के लिए अपने कितने, क्या कहा जाता है, ये कहाँ से कहा गया, ये कहा जाता है बौद्ध ग्रंथ के अनुसार कि अशोक जो है उसने गद्दी के लिए अपने कितने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। कितना, 100 ये था, तो कितने भाइयों को मार चुका था, 99 भाइयों को ये मार चुका था। किसके लिए, गद्दी के लिए। भाइयों की हत्या की। तो क्या कहेंगे भाई, 99 भाइयों की हत्या कर देता है। कौन, अशोक 99 भाइयों की हत्या कर देता है। ओके भाई, 99 भाइयों की हत्या करने के बाद ये गद्दी पर आ जाता है। गद्दी पर कब से आता है, 269 से लेकर 200 कब तक, 32 तक शासन कर आ जाता है। ये किसके अनुसार कहा गया, तो आप कहेंगे ये बौद्ध ग्रंथ के अनुसार। क्या कहेंगे, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार। आप कहेंगे भैया कि ये बात किसके अनुसार कहा जाती है, ये बात कही जाती है बौद्ध ग्रंथ के अनुसार कि अशोक जो था उसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर स्थापित हुआ था, मतलब बैठा था। ओके, अब बात करते थोड़ा इसके पारिवारिक, मतलब इसके जीवन के बारे में, कि जैसे कि इसकी माता का नाम हम लोग जान चुके सुभद्रा थी। इसका जीवन परिचय बात करें तो इसकी पत्नी का नाम क्या था, पत्नी इसकी चुप रहने, पत्नी क्या थी, इसकी पत्नी थी, प्रथम पत्नी कौन सी थी, प्रथम का बात करें, क्योंकि भाई आप लोग जानते हैं राजा महाराजाओं की पत्नी क्या, किसी किसी की 100 पत्नियां हुई है, किसी किसी की 10 20 30 या 4 5 पत्नियां हुई हैं। नॉर्मली किसी भी राजा की 2 पत्नियां तो हुई हैं ज़्यादातर। ओके, कोई भी हो। तो कौन, एक पत्नी थी जिसका नाम है देवी, इसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था देवी। ये देवी ये नाम आता तो ये किसके नाम से आता, सिंगली के अनुसार। क्या, सिंगली, सिंगली कौन है, सिंगली अंशुमित्र के अनुसार, श्रुति के अनुसार। ओके, अनुसूचित श्रुति के अनुसार आता है। प्रथम पत्नी कौन हुई, प्रथम पत्नी हुई देवी। अब जो देवी है, देवी 2 बच्चों को जन्म देती है। 2 बच्चे कौन से होते हैं, वैसे तो 3 बच्चे होते हैं। 3 बच्चे कौन से, उसमें से एक पुत्री होती है। क्या कहेंगे, पहला पुत्र कौन हुआ, महेंद्र। कौन हुआ, पहला पुत्र होगा आप लोग महेंद्र कहेंगे। दूसरा पुत्री होगी संघमित्रा, संघमित्रा और चारुमती।
क्या कहेंगे भाई, देवी से जो पुत्र होते हैं वो क्या होते हैं, एक तो होता है महेंद्र, दूसरा संगमित्रा, दूसरी तीसरी चारुमती। तो ये 3 पुत्री का जन्म होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं तो जानते हैं दूसरी पत्नी के बारे में। सेकंड इसकी पत्नी कौन हुई है, सेकंड पत्नी है तिस्साचित। क्या हुआ, तिस्साचित। ये कौन थी, ये बौद्ध ग्रंथ के अनुसार, ये जो नाम मिलता है हमें कहाँ से मिलता है, बौद्ध ग्रंथ। दिव्या दिव्य बादन इस नाम से हमें मिलता है। बात करते हैं इसके तीसरी पत्नी के बारे में। तो भैया जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजाओं की क्या हुआ करती थी, बहुत सारी पत्नियां हुआ करती हैं। तो एक का नाम है कारुबती। क्या बोलेंगे, कारुबती। एक तो कारुबती इसकी पुत्री हुई और इसका पुत्र हुआ पुंगतिवर। ओके, बात करें फोर्थ, चौथी पत्नी कौन हुई, चौथा पत्नी पद्मा देवी, पद्मावती। पद्मावती भाई बोल साहब, वो वाली नहीं पद्मावती। ओके, इससे एक पुत्र होता है जिसका नाम है कुणाल। कुणाल, ओके। ये कुणाल कौन बनता है, कुणाल ही उत्तराधिकारी बनता है इसके बाद। क्या कहेंगे भैया, चंद्रगुप्त मौर्य की 4 पत्नियां हुई हैं। 4 पत्नियों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो होने वाली कौन होगी है, फोर्थ, जिसका नाम है पद्मावती और इसका पुत्र क्या है, कुणाल। कुणाल क्या होता है, कुणाल ही उत्तराधिकारी बनता है किसका, मौर्य वंश का, अशोक के बाद। पहली पत्नी कौन है, देवी, जिससे क्या हुए, दो पुत्री, एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम है महेंद्र। पुत्री का नाम क्या रहेगा, चारुमती और संगमित्रा। ओके, ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब पत्नियों के नाम होगा, इनके नाम होगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, फिर आगे बढ़ते। 1 मिनट जरा दोस्त, चलिए क्लियर कर दूँ यहाँ तक। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अशोक के बारे में। जो अशोक है, वो अशोक के नाम के जो बारे में हमें जानकारी मिलती है वो किस अभिलेख से मिलती है, अशोक नाम है वो कौन से अभिलेख से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। नाम के बारे में जानकारी, क्या कहेंगे, नाम के बारे में जानकारी, अभिलेख। कौन कौन से अभिलेख है जिनके बारे में, नाम के बारे में जानकारी मिलती है। एक तो कहेंगे गुर्जरा अभिलेख। कौन सा कहेंगे, गुर्जरा अभिलेख। गुर्जरा और मास्की अभिलेख। कौन सा अभिलेख भैया, आप कहेंगे भैया मास्की अभिलेख। गुर्जरा अभिलेख हो गया, मास्की अभिलेख हो गया, और कौन सा अभिलेख हो जाएगा, आप कहेंगे नेटर अभिलेख। नेटर अभिलेख, और क्या कहेंगे, उद्गोतम अभिलेख, और कौन सा कहेंगे। ये 3-4 अभिलेख हो जाते हैं जिनसे हमें अशोक के नाम के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और भी अभिलेख हैं जिनके बारे में इसके नाम के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ओके मित्र, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सबको क्लियर है। ओके, चलिए इसके बाद अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अशोक से ने कुछ नगर बसाए। जब अशोक शासक था तो शासक समय हो रहते उसने कुछ नगरों को बसाया। तो उन नगरों में से कौन कौन से नगर आते हैं, जैसे बात करें, एक तो नगर आता है श्रीनगर। कौन, श्रीनगर की स्थापना किसने करी, अशोक ने करी। क्या कहेंगे, नगर के नाम जो अशोक ने बसाए थे। कौन कौन से नगर थे भैया जो अशोक ने बसाए। पहले बात करें श्रीनगर। श्रीनगर कहाँ, वर्तमान जम्मू कश्मीर। क्या कहेंगे, श्रीनगर। दूसरा कहेंगे देवनामपन्नम। देवपन्नम, ये क्या है, नेपाल में। कहाँ पर भैया, देवपन्नम कहाँ बसाया, ये बसाया नेपाल में। तो ये 2 नगरों की स्थापना करी, किसने करी, अशोक ने। पहला श्रीनगर और देवपन्नम। प्रश्न क्या बन सकता है, प्रश्न बनेगा कि अशोक ने
बताओ कि अशोक ने कौन कौन से नगरों की स्थापना करी। तो आप कहेंगे श्रीनगर और देवपन्नम, ये 2 नगरों की अशोक स्थापना करता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ऑब्वियसली कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, बट अगर किसी को है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो भैया डाउट है, आई सॉल्व। ओके, मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। मित्र थोड़ी देर रुकना, पानी पी लेता हूँ एक बार, गला सूख गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पैसा बहुत है बैंक में। हमने बात कर ली किसके बारे में? नगर के बारे में। अब बात करते हैं जो अशोक नाम है उसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, और मगध सम्राट अशोक ने क्या कहा है? अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट घोषित किया है। तो वो किस अभिलेख में हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है कि अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट कहा है? तो एक अभिलेख होता है जिसको कहते हैं भब्रा अभिलेख। कौन सा अभिलेख? कौन सा अभिलेख? भब्रा अभिलेख। भब्रा अभिलेख कहाँ पर? ये राजस्थान में। राजस्थान में क्या है? इसमें क्या कहा है? अशोक, क्या कहेंगे? अशोक ने अपने आप को, क्या कहेंगे? अपने आप को या खुद को मगध का सम्राट कहा है। क्या कहा है? इसमें अपने आप को इसने मगध का सम्राट बताया है या कहा है। ओके, तो यहाँ तक किसी को डाउट? क्या कहेंगे? प्रश्न क्या बन सकता है? प्रश्न बनेगा कि बताओ कि अशोक ने किस अभिलेख में अपने आप को मगध का सम्राट बताया है। तो आप कहेंगे भैया वो भब्रा अभिलेख है। अभिलेख और भी दिए होंगे पर आपको कौन सा दिमाग में, इस वाली मेमोरी में आप लोग फिट कर लेना, कौन सा? भब्रा अभिलेख। आपको भब्रा अभिलेख से पूरा क्लियर हो जाए, कोई डाउट नहीं होगा मेरे दोस्त। ओके, चलिए दोस्त अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे फिर जानेंगे कुछ अशोक के अभिलेख हुए हैं। क्या हुए? अशोक के जो अभिलेख हुए हैं उनकी खोज किसने करी है? अशोक के अभिलेखों की खोज अशोक के अभिलेख खोज। तो भैया अशोक के जो अभिलेखों को किसने खोजा? तो भैया यहाँ पे बात आती है, खोजने वाला व्यक्ति अलग है और इसको पढ़ने वाला व्यक्ति अलग है। इसको खोजने वाला व्यक्ति अलग है और पढ़ने वाला व्यक्ति है, क्या कहेंगे? ये अलग अलग है दोनों व्यक्ति। तो भैया खोजने वाला व्यक्ति कौन है, पढ़ने वाला व्यक्ति कौन है? तो सबसे पहले बात आती है खोजने वाला, खोज और पढ़े। तो खोजने वाला टी, क्या बोलेंगे? टी फ्लेयर। टी फ्लेयर ये कहाँ? इसने खोजा 1750 में। क्या कहेंगे भैया? टी फ्लेयर ने 1750 में खोजा अभी अशोक के अभिलेख को। तो भैया पढ़ा किसने? तो आप कहेंगे पढ़ा किसने था? आप लोग सब जानते हैं पढ़ने वाला क्या? जेम्स प्रिंसिप। जेम्स, क्या कहेंगे भैया? जेम्स प्रिंसिप थे जिसने इसके अभिलेख को पढ़ा था। भैया तो इसको कब पढ़ा गया? तो आप लोग कहेंगे 1837 में। तो भैया कितना लंबा गैप हो गया, देख रहे हो? 1750 में खोजा गया पर खोज तो लिया। अब किसी अभिलेख को पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसकी भाषा कौन सी है उसको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर उस भाषा को कोई व्यक्ति समझता है तो उसको तो पढ़ सकता है, अगर जो उस भाषा को समझता ही नहीं है तो वो कैसे पढ़ सकता है? मान लो आप में से कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो उर्दू नहीं जानते होंगे, कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो तमिल नहीं जानते होंगे, कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो इंग्लिश भी नहीं जानते होंगे। तो आप लोग को इंग्लिश में लिखा शब्द या फिर तमिल में लिखी कोई भाषा या फिर बोले उर्दू में लिखी हुई कोई चीज़ आप लोग समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे। तो ऐसी ही बातें ये भी कि खरोष्टी लिपि में लिखी हुई थी। तो अशोक के जो अभिलेख थे किस लिपि में थे? खरोष्टी लिपि में। अब खरोष्टी लिपि को पढ़ने वाला कोई व्यक्ति चाहिए होता है, तो उसको पढ़ने के लिए किसी न किसी व्यक्ति की खोज करनी पड़ती है। तो पहले तो खोज होगी पर उसको पढ़ा नहीं गया, तो 100 साल के बाद इसको पढ़ा गया। किसने पढ़ा? पढ़ने वाला व्यक्ति था जेम्स प्रिंसिप। जेम्स प्रिंसिप इसको पढ़ता है कब? 1837 में इसको पढ़ता है। ओके, अब कुछ और अभिलेख हैं, जैसे कि बात करें अभिलेख की भाषा।
अशोक के कुछ अभिलेख हैं, उनकी कुछ भाषाएं हुई हैं। जैसे भारत में कौन सा अभिलेख मिला तो उसकी कौन सी भाषा, भारत में अभिलेख मिले उनकी कौन सी भाषा थी, पाकिस्तान में अभिलेख मिले उनकी कौन सी भाषा थी, या और कहीं मिला जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और एशिया, इनमें कौन कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है। जैसे बात करें भारत, तो भारत में जो अभिलेख मिला वो कौन सी लिपि में था, आप कहेंगे ब्राह्मी लिपि में। कौन से ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि में थे। अब यह बात करें पाकिस्तान, तो जो पाकिस्तान से मिला वो किस लिपि में थे, आप कहेंगे पाकिस्तान से जो मिला वो खरोष्टी लिपि में थे। क्या कहेंगे, खरोष्टी लिपि में। उस समय तो पाकिस्तान नहीं था नहीं, तो उस समय क्या कहेंगे, भारत, उस समय का भारत, वर्तमान पाकिस्तान। ओके। और फिर बात करें अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान से जो मिला उसको कहते हैं अरमाइका। क्या कहेंगे, अरमाइका, अरमाइका लिपि। तो भैया ये क्या है, ये लिपियों के नाम है, ये अलग अलग भाषा में लिखी हुई लिपि है। या बोले तो सॉरी, और क्या रहेगा, एशिया, एशिया क्या, एशिया माइनर, एशिया माइनर बोले तो तुर्की। कहाँ से, क्या बोलेंगे आप कहेंगे भैया तुर्की से। तुर्की से क्या, ग्रीक, किस लिपि में, ग्रीक लिपि में। अब थोड़ा यहाँ पे भारत के मैप पे समझ लेते, क्या कहेंगे ये जो भारत का मैप है, ये यहाँ पे भारत का मैप बन जाता है ऐसे कुछ इस प्रकार से। भारत का मैप है, बिल्कुल परफेक्ट नहीं पे, थोड़ा बहुत बन गया। अब क्या कहेंगे, भारत का मैप है, तो यहाँ पे जो आप लोग आएंगे यार, इधर इधर पड़ता है AFG, अफगानिस्तान। तो आप लोग कहेंगे अफगानिस्तान में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था, किस भाषा में मिलते हैं इसके, क्या बोलेंगे, अभिलेख। तो कहेंगे अरमाइका भाषा में। कौन सी भाषा में, आप कहेंगे अरमाइका भाषा में, अरमाइका। ओके। फिर बात आती है उससे नीचे आ जाता है आपका पाकिस्तान। क्या कहेंगे, पाकिस्तान, पाकिस्तान उस समय का पाकिस्तान, वर्तमान भारत। क्या कहेंगे, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से कौन सी, खरोष्टी, कौन सी लिपि कहेंगे, आप कहेंगे खरोष्टी लिपि में मिला। फिर जब और नीचे आते हैं तो हम लोग जानते हैं पूरे भारत में, तो पूरे भारत में आप लोग क्या कहेंगे, ये रहा भारत, और ये भारत में मिलती है कौन सी भाषा में, आप लोग कहेंगे भारत में मिलती है कौन सी भाषा, आप लोग कहेंगे ब्राह्मी लिपि में, भारत से इसकी मिलती है। और थोड़ा इधर चले जाओ आप लोग, इधर इस एरिया में, तो ये पड़ जाए तुर्की का एरिया। कौन सी, तुर्की, जो क्या ग्रीक भाषा में। ओके। तो ये था भारत का मैप। भारत के मैप पे हम लोग समझ लिया कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ मिली है। मित्र इसको मैं क्लियर करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या कहेंगे मित्र, अब बात करते हैं हम लोग अशोक के जो अभिलेख हैं उनके बारे में, कि कितने अभिलेख मिले, कितने कौन कौन से अभिलेख मिलते हैं। जैसे बोले शिला अभिलेख, ओके, अशोक के अभिलेख। अब हम बात करते हैं कौन कौन से प्रकार के अभिलेख कितनी कितनी संख्याओं में मिले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्तंभ अभिलेख। क्या बोलेंगे, या बोले शिला अभिलेख, शिला, क्या कहेंगे, शिलालेख। शिलालेख तो इनकी संख्या कितनी है, 14 है। शिलालेखों की संख्या क्या रही है भैया, तो आप कहेंगे शिलालेखों की संख्या कितनी है, 14। फिर बात करते हैं एक और अभिलेख आते हैं जिसको हम कहते हैं स्तंभ अभिलेख। क्या कहेंगे, स्तंभ अभिलेख, या बोले स्तंभ लेख। तो भैया स्तंभ लेखों की संख्या कितनी रहेगी, आप कहेंगे स्तंभ जो लेख है वो 7 है। कहीं कहीं इनकी संख्या 6 मिलती है, पर मैं आपको 7वां बताऊंगा कि 7वां अभिलेख कौन सा है। ओके। कहीं कहीं इसकी संख्या 6 मिलेगी। आप लोग जब गूगल सर्च भी करोगे तो वहाँ पे भी 6 है, पर आयोग के द्वारा कितनी मानी गई, 7 मानी गई है। ओके। तो 7वां अभिलेख कौन सा है वो मैं आपको बताऊँगा वो आगे चल के। ओके। बात करते हैं तीसरे, ये दूसरे नंबर पर हो गया, क्या कहेंगे, सॉरी दूसरा नंबर। तीसरे नंबर पे कौन सा हो जाएगा, तीसरे नंबर पे आप कहेंगे गुहा अभिलेख। क्या कहेंगे आप कहेंगे गुहा, गुहा लेख। गुहा लेख की संख्या कितनी है, आप कहेंगे 3। क्या कहेंगे, गुहा लेख है उसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब यहाँ पे बात आती है कि अशोक के कुल अभिलेख कितने हुए, तो आप कहेंगे अशोक के कुल अभिलेख 182, कितने, 182 कुल अभिलेख हैं। क्या कहेंगे, कुल अभिलेख।
तो आप कहेंगे कुल अभिलेख कितने, 182। ओके, फिर बोले जो स्थान से मिले, तो कितने स्थान से ये 182 अभिलेख हम लोगों को मिलते हैं, तो आप लोग कहेंगे 47 ऐसी जगहें हैं, 47 ऐसी जगहें हैं जहाँ से हमें 182 अशोक के अभिलेख मिलते हैं। ओके, कितने स्थान है, 47 ऐसे स्थान थे जहाँ से हमें इन अभिलेखों के बारे में जानकारी मिलती है। ओके दोस्त, यहाँ तक सबको कवर है। आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही करते हैं। अभिलेखों के बारे में लोग जानते हैं कितने कितने कौन से अभिलेख मिले हैं। नेक्स्ट वीडियो में इन अभिलेखों को बताएंगे कि कौन कौन से अभिलेख मिले हैं। जैसे ये 14 अभिलेख, तो 14 अभिलेखों के नाम आप लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को सबको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, भैया डाउट रहता है तो मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।